बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का मुखिया बनते ही मोहम्मद यूनुस का एक बयान सामने आया। कहा कि बांग्लादेश की हिंसा पर भारत के रुख से दुख पहुंचा, हिंदुस्तान को माफ नहीं कर सकता। 5 अगस्त को जब बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा था, जब छात्र सड़कों पर थे, आंदोलन के नाम पर पीएम हाउस में घुसपैठ कर रहे थे, तब आरक्षण के नाम पर शेख हसीना की सरकार गिराई जा रही थी, तब मोहम्मद यूनुस पेरिस में बैठकर सब कुछ देख रहे थे। अब यही नोबेल विजेता बांग्लादेश के मौजूदा हालत को लेकर भारत पर उंगली उठा रहे हैं। एक इंटरव्यू में यूसुफ ने कहा है कि मुझे दुख पहुंचा जब भारत ने इसे बांग्लादेश का अंदरूनी मामला बताया। हम इसके लिए हिंदुस्तान को माफ नहीं कर सकते। अगर भाई के घर में आग लगी हो तो फिर ये अंदरूनी मामला कैसे हो सकता है? हमें एक परिवार की तरह एक साथ होना चाहिए था, बिल्कुल यूरोपियन यूनियन की तरह। इस बयान के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार एक्टिव हुई। गृह मंत्री अमित शाह विश्व हिंदू परिषद के डेलीगेशन से मिले, जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। जो एक आंतरिक राजनीतिक आंदोलन था, उसकी दिशा मुड़कर हिंदू समाज और अन्य अल्पसंख्यकों के अत्याचार और उत्पीड़न पर केंद्रित होने लग गई थी। गृह मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मौजूदा हालात का जायजा लेगी। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात की जाएगी। क्या बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट पाकिस्तान में भी होने वाला है? वहां के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का डर सामने आया है। मुनीर ने कहा, किसी तरह की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम, हम उसके आगे खड़े होंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। पर्दे के पीछे रहकर पाकिस्तान की हुकूमत को अपने डंडे से हाँकने वाले जनरल आसिम मुनीर का ये बयान यूं ही नहीं है, इसके पीछे डर है। बलूचिस्तान से लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक इस्लामाबाद के खिलाफ दिन ब दिन विरोध की चिंगारी सुलगती जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान और तालिबान के बीच भी 36 का आंकड़ा है। तालिबान का डर सरहद पार वर्दीधारियों और हुक्मरानों को सताने लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि ख्वारिज एक बहुत बड़ा फितना है, जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया था। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो जरूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। इस्लामाबाद में इस्लामिक धर्म गुरुओं की कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कश्मीर समेत कई मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को सबसे बड़ा डर छात्र आंदोलन का है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद इमरान खान के सपोर्ट में छात्र संगठनों ने कॉल दी है। कहा है, 30 अगस्त तक इमरान खान को जेल से रिहा करिए, वरना ढाका जैसी तस्वीरें इस्लामाबाद में दिखाई देंगी। यही वजह है कि सरहद पार शहबाज से लेकर फौजी हुकूमत तक की नींदें उड़ चुकी हैं, हवाइयां उड़ रही हैं। कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ दरअसल ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। बांग्लादेश से हिंदुओं के पलायन की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। किशनगंज बॉर्डर पर एक साथ 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू इकट्ठा हो गए, जिससे काफी देर तक बॉर्डर पर टेंशन बढ़ी रही। डर, खौफ, दहशत के मारे बांग्लादेश के ये हिंदू अपना घर बार, अपनी सारी संपत्ति पीछे छोड़कर अलग अलग बॉर्डर का रुख कर रहे हैं। जब एक बॉर्डर से वापस भेज दिए जाते हैं तो फिर दूसरी तरफ रुख करते हैं। बांग्लादेशी नागरिकों के बॉर्डर पर जमा होने की सूचना मिलने के बाद बीएसएफ कमांडेंट बाकी पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। दूसरी तरफ बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के अफसर थे। बताया गया कि नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर के तहत 2 बॉर्डर आउटपोस्ट पर घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन जवानों ने सभी लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजा। बीएसएफ ने बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए सभी बीओपी पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है और आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे सख्त निगरानी का निर्देश दिया गया है। बांग्लादेश में हिंसा और उपद्रव को देखते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर अलर्ट घोषित किया गया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंसा में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश के मौजूदा हालातों की तुलना 1971 की जंग के हालातों से की जा रही है। उस वक्त 10 महीने में 1 करोड़ शरणार्थी भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले से आहत हैं हिंदू धर्माचार्य। जहां अयोध्या में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, वहीं पर बागेश्वर धाम के महंत आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया बड़ा बयान। अयोध्या में ये विरोध प्रदर्शन आयोजित किया विश्व हिंदू परिषद ने। सरकार से मांग की गई कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। जितने मुसलमान हैं
वह अधिक संख्या उनकी है और ये अत्याचार केवल हिंदुओं पर कर रहे हैं। एकमात्र सरकार ही है जो उसको रोकी जा सकती है। इसी मसले पर वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति और विश्व हिंदू परिषद की भी एक साझा बैठक हुई, जिसमें बांग्लादेश में हो रहे हिंसक घटनाओं पर रोष जताया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पे भारत के एक भी विपक्षी नेताओं की किसी की जुबान क्यों नहीं खुल रही है? क्या बांग्लादेश के हिंदू नहीं है? इस बीच बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बांग्लादेश के हालात को लेकर बड़ा बयान दिया है। बोले, अगर बांग्लादेश जैसे हालात भारत में बने तो भारतीय हिंदू कहां जाएंगे? कल यही मुद्दा, यही स्थिति परिस्थिति भारत में उठेगी तो भारत का हिंदू कहां जाएगा? हमने समय से पहले भारत के हिंदुओं को जगाने की कोशिश की तो आपने हमारा विरोध किया। एक दिन पहले ही बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी है और उसके मुखिया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने लोगों से हर तरह के हमले को रोकने की अपील की है। इजराइल ने एक बार फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन किए तेज। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पे किए ताबड़तोड़ हमले। मिडिल ईस्ट वॉर जोन का नया वीडियो सामने आया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसने इस बार साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों का सफाया कर दिया। लॉन्चर, मिलिटेंट स्क्वाड, मिलिट्री बिल्डिंग को टारगेट किया गया। इसी तरह का एक वीडियो सामने आया। दावा किया गया कि इस बार लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल पर मिसाइल दागी। बुरकान मिसाइल का टारगेट इजराइल आर्मी का बारानी बेस था। हिजबुल्लाह के चीफ ने हमले के संकेत दिए थे। वहदना औ मअल महवर, यानी फरदियात मौजूद है। इजराइल हिजबुल्लाह के साथ हमास से भी जंग लड़ रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने वीडियो जारी किया जिसमें गाजा के अंदर हमास की सुरंगों को दिखाया। इस बीच इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, दुश्मन डराना चाहता है लेकिन इजराइल ने डरना नहीं सीखा। פסיכולוגי של האויב, לזרוע פחד, לספר סיפורים, להטיל אימה. इजराइल के पीएम कह चुके हैं कि वो मल्टी फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं, लेकिन एक रिपोर्ट कहती है कि 3 फ्रंट वॉर के लिए इजराइल के आयरन डोम नाकाफी हैं। मल्टी फ्रंट वॉर फ्रंट की तस्वीरें गाजा से भी आई। इजराइल ने हमास पर एक्शन का वीडियो अपलोड किया तो वहीं हमास ने भी इजराइल को उसी भाषा में दिया जवाब। पिछले 3 दिनों से इजराइल इसी तरह के वीडियो जारी कर रहा है। गाजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई वाले वीडियो की शूटिंग होती है। सैनिक वॉर जोन में दिखाई देते हैं, गोलियां चलाते हैं, सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। इस बार इजराइल आर्मी ने बताया कि खान यूनिस इलाके में एक नया इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी किया गया, जिसके बाद हजारों लोग इलाके को छोड़कर पीछे की तरफ चले गए। वहीं हमास का आरोप है कि गाजा में इजराइल ने चाइल्ड सेंटर को निशाना बनाया, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। इजराइल की तरफ से एक और वीडियो जारी किया गया जिसमें इस बार हमास के नए चीफ याह्या सिनवार को दिखाया गया। वीडियो में सिनवार एक बच्चे के हाथ में ऑटोमेटिक राइफल थमाता हुआ दिखाई दिया। वॉर जोन का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाई दिया। दावा किया गया कि हमास ने इजराइल के टैंक्स को निशाना बनाया। वेस्ट राफा में इजराइल के मैनकाइंड यूनिट को टारगेट किया। कतर, इजिप्ट और अमेरिका ने इजराइल और हमास को युद्ध विराम पर नए सिरे से बातचीत का न्योता दिया। इजराइल तैयार है मगर हमास की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। रूस यूक्रेन वॉर से बहुत बड़ी खबर आई है। यूक्रेन ने कहा है कि उनके सैनिकों ने बॉर्डर पार कर लिया। रूस का दावा है कि कुर्स्क में ऑपरेशन जारी है। सोशल मीडिया पर रूस के कुर्स्क इलाके की तस्वीरें सुपर वायरल है। जर्मन मेड लेपर्ड टैंक पर सवार यूक्रेन के सैनिक कुर्स्क में दाखिल होते हैं। टैंक पर यूक्रेन का झंडा था। दावा किया गया कि यूक्रेन ने 72 घंटे पहले रूस पर सरप्राइज अटैक कर दिया। यूक्रेन के ग्राउंड ट्रूप और टैंक बटालियन ने बॉर्डर पार किया और कुर्स्क के रिल्स इलाके में रूसी सैनिकों पर धावा बोल दिया। कुर्स्क के सुंदास्की इलाके में भी बॉर्डर आउटपोस्ट को नेस्तनाबूद कर दिया। बताया जा रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार यूक्रेन ने रूस की जमीन पर हमला बोला है। वेस्टर्न मीडिया का दावा है कि यूक्रेन ने रूसी सेना के उन 12 ट्रकों को भी निशाना बनाया जिनमें रीइंफोर्समेंट के नाम पर रूसी सैनिक कुर्स्क की तरफ बढ़ रहे थे। सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर फ्लोट हुई। कहा गया कि यूक्रेन आर्मी ने रूस की 225वीं असॉल्ट ब्रिगेड के करीब 100 जवानों को पकड़ लिया और जवानों ने सरेंडर कर दिया। इस पूरी सिचुएशन को लेकर प्रेसिडेंट पुतिन को ब्रीफिंग दी गई। सोर्सेस के मुताबिक यूक्रेन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुतिन ने वैगनर लड़ाकों को एक्टिव कर दिया है। रूस यूक्रेन जंग को कल 900 दिन पूरे हो जाएंगे। दोनों तरफ से जान और माल का भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका ने कहा है कि इस जंग में यूक्रेन के 70,000 और रूस के 45,000 सैनिक मारे जा चुके हैं।
सरकार के खिलाफ अफ्रीकी देश केन्या में भी बवाल, प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, राष्ट्रपति विलियम रूटो के इस्तीफे की मांग। नारेबाजी, हंगामा, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट और फिर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। तस्वीरें केन्या की राजधानी नैरोबी से आईं, जहां गुरुवार से सरकार के खिलाफ विरोध की नई लहर शुरू हो गई। प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने थे। टकराव इतना बढ़ा कि पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। केन्या के कई शहरों में बिजनेस बंद रहे, दुकानों के शटर डाउन थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ऑपरेट नहीं किया गया। प्रदर्शनकारी लगातार राष्ट्रपति की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति ने कहा कि जनता की भावनाओं को ध्यान रखते हुए कैबिनेट बदल दी। हालांकि नए मंत्रियों की शपथ के बाद हंगामा फिर बढ़ गया। दरअसल महंगाई के बीच टैक्स की दर बढ़ाने को लेकर केन्या में 18 जून से बवाल शुरू हुआ था। हालात इतने खराब हो गए कि 25 जून को प्रदर्शनकारी संसद में घुस गए, वहां आगजनी और तोड़फोड़ की। केन्या के मानवाधिकार आयोग के मुताबिक इस प्रोटेस्ट में 50 लोगों की मौत हो चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि यह प्रदर्शन और तेज होगा। ईरान में एक साथ 29 लोगों को फांसी की सजा दी गई। 26 लोगों को राजधानी तेहरान में फांसी पर लटकाया गया। यह दावा नॉर्वे की एक ह्यूमन राइट एजेंसी ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों को फांसी की सजा दी गई उनमें 2 अफगान नागरिक भी शामिल हैं। जिन 29 लोगों को फांसी दी गई उनमें से 17 को हत्या के आरोप, 7 को ड्रग्स तस्करी और 3 को रेप के आरोप में फांसी दी गई है। कुछ लोगों का दावा यह भी है कि ईरान 2 साल पहले विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहे लोगों को मौत की सजा दे रहा है, जिससे लोगों में डर पैदा हो सके। दुनिया में मौत की सबसे ज्यादा सजा देने वाला देश चीन है। फांसी की सजा देने के मामले में ईरान दूसरे नंबर पर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक ईरान ने 2023 में 853 लोगों को मौत की सजा दी है, जो पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 64% मौत की सजा ऐसे अपराधों के लिए हुई जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के बाद से 1 महीने में 87 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। अगर साल 2024 की बात करें तो लगभग 300 से अधिक लोगों को फांसी पर लटकाया गया है। कैलिफोर्निया के जंगलों से आग की तस्वीरें आ रही हैं। सैकड़ों घर जलकर खाक हो चुके हैं। कैलिफोर्निया की हिस्ट्री में ये आग की घटना अब तक की चौथी बड़ी घटना के तौर पर दर्ज है। पिछले 15 दिनों से कैलिफोर्निया के जंगल इसी तरीके से धधक रहे हैं। थोड़े वक्त के लिए आग पर काबू पाया जाता है, लेकिन फिर बढ़ते तापमान की वजह से सूखी लकड़ियां आग पकड़ लेती हैं। 12 घंटे के भीतर 53 वर्ग किलोमीटर के दायरे में आग फैल चुकी है। 24 जुलाई को स्क्रैमेंटो वैली शहर के बाहरी इलाके में आग लगने की जानकारी मिली। शुरुआत में फायर फाइटर्स को लगा कि ये आग सामान्य घटना है, लेकिन जांच के बाद पता लगा कि जानबूझकर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, जब एक शख्स ने जलती हुई कार को जंगल की तरफ धकेल दिया। जब तक आग बुझाने के लिए ऑपरेशन शुरू होता, तब तक एक बहुत बड़े हिस्से में आग फैल चुकी थी। 15 दिनों के भीतर कम से कम 640 मकान और दूसरे स्ट्रक्चर जलकर खाक हो चुके हैं। 52 को नुकसान पहुंचा है। आग की वजह से 1724 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका यानी 4,26,000 एकड़ से ज्यादा का इलाका जलकर खाक हो चुका है। आग बुझाने के काम में अब तक 6,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स को लगाया जा चुका है। गर्मी इतनी ज्यादा है कि फायर फाइटर्स के सामने आग बुझाने में ये बड़ी चुनौती है। ऊटा और टेक्सास से भी एक्स्ट्रा फायर फाइटर्स बुलाने पड़े हैं।